एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था उसमें ऑर्गन का जो डिफॉर्मिटी था उसमें हमने देखा था जो टेस्टिकुलर टॉर्शन रहता है वो क्या रहता है, हाइड्रोसिल एग्जैक्टली क्या रहता है, हाइड्रोसिल मीन्स पानी जो है वो कैसे फॉर्म हो जाता है, उसके कौन से टाइप से। ऑल्सो हमने देखा था इनफर्टिलिटी मेल की वजह से हो जाती है, उसमें कौन से कॉजेस है, मीन्स उसमें स्पर्म का काउंट लो है क्या, या स्पर्म जो है वो मैच्योर नहीं हुए क्या, या हेल्दी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हुआ, या कुछ जेनेटिक इश्यूज रहते हैं, या एनवायरनमेंट के फैक्टर की वजह से जो है वो मेल इनफर्टिलिटी रहती है, नहीं तो आपकी जो लाइफस्टाइल रहती है वो कैसी चेंज हो जाती है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हमको जो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स रहते हैं जैसे कि एपिडाइडेमिस इन्फेक्शन रहते हैं, एपिडाइडेमिस को होने वाले उसके बारे में देखना है। ऑल्सो हमको प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या रहती है और उसकी जो डिफॉर्मिटी रहती है उसके बारे में हमको पूरी जानकारी लेनी है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर क्या रहता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या रहता है, इसको क्या बोला जाता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सो क्या रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड? एक ग्लैंड रहती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रेशन करती है जो सीमेन का प्रोडक्शन करने में मदद करती है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है बिलो आपके ब्लैडर के। ये जो ब्लैडर है ऊपर जो दिख रहा है ये ब्लैडर है, और उसके नीचे ये जो ग्लैंड है उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जब एक ग्लैंड बढ़ जाती है तब क्या हो जाता है, इसमें बीच में जो यूरेथ्रा रहता है, यूरेथ्रा हमने क्या बोला था, यूरिन पास आउट करने वाला जो ट्यूब है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। जब एक ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसके ऊपर जो यूरेथ्रा है जिसको हम प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोले हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके पूरे ऑर्गन्स के बारे में देखा है। ये जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा रहता है वो दब जाता है और उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। ऑब्वियसली ऐसा कंप्रेशन आने की वजह से यूरिन जो है वो बाहर प्रॉपर आता नहीं, और ये जो पेशेंट्स है इनको यूरिनेशन में प्रॉब्लम रहते हैं। ऑल्सो ये जो आपका यूरेथ्रा है यही पासिंग करता है सीमेन को, सीमेन जिसमें स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। सो एनलार्ज प्रोस्टेट क्या रहता है, द प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड बीनीथ द ब्लैडर। मैंने आपको अभी बोला ब्लैडर क्या है, यूरिन टेम्पररी स्टोर करने वाला एक बैग है, उसके नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम ब्लैडर आउट ऑफ योर पेनिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट। मैंने अभी आपको बोला कि ये जो ट्यूब है इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, जहां से आपका यूरिन और सीमेन दोनों भी बाहर आते हैं। जब आपका सीमेन बाहर आता है तब आपका यूरिन जो है उसको होल्ड किया जाता है, और जब आपका यूरिन बाहर आता है तब आपका सीमेन जो है उसको होल्ड किया जाता है। व्हेन द प्रोस्टेट एनलार्ज इट इज बीइंग अ ब्लॉकेज ऑफ यूरिन फ्लो। मैंने अभी आपको बोला कि ये जो ट्यूब है उसके ऊपर कंप्रेशन आएगा तो क्या हो जाता है, ये जो ट्यूब है वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, और इसकी वजह से जो यूरिन है उसका फ्लो जो है उसको ब्लॉक किया जाता है। मोस्ट मैन हैव अ कंटिन्यू प्रोस्टेट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। बहुत सारे मेल्स में ये जो प्रोस्टेट है उसका एनलार्जमेंट धीरे धीरे हो जाता है, और जैसा जैसा एज हो जाता है वैसा ये जो प्रोस्टेट है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और इसकी वजह से जो ओल्ड एज रहते हैं मेंस उसमें यूरिन का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो जो प्रोस्टेट है वो दबा देता है आपके यूरेथ्रा को, जहाँ से आपका यूरिन पास आउट हो जाता है उसको। एग्जैक्टली कॉज ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इज स्टिल नॉट डिस्कवर्ड। ये जो आपका प्रोस्टेट है उसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ। However, it might be due to the change in the balance of sex hormone as the man grow older। मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत सारे चीज़ों में आपके जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे जैसे आपका एज बढ़ जाता है वैसे वैसे हार्मोन का जो डिस्टर्बेंस है, बैलेंस है, उसको डिस्टर्बेंस आ जाता है, और डिस्टर्बेंस आने की वजह से ये जो प्रोस्टेट है वो एनलार्ज होती होगी, ऐसा कंसिडर किया जाता है। अभी ये जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है जिसको हाइपोप्लाजिया ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा जो हाइपोप्लाजिया है और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है उसमें कौन से रिस्क फैक्टर रहेंगे। सबसे पहले आपका एज रहेगा, एज जो है वो ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, इसमें जो हार्मोन्स है उनका बैलेंस नहीं होगा। एजिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड इज एनलार्जमेंट रेयरली कॉज अ सिग्निफिकेंट सिम्टम इन मेन यंगर दैन द 40। जो 40 से ज़्यादा जिनका एज है उनमें ऐसे जो सिम्टम्स है वो कभी कभी समझ में आते हैं। 40 से ज़्यादा
About one third of men experience moderate to severe symptoms by the age of 60. 60 के बाद जो 60 के बाद है ये जो सिम्टम्स है ये थोड़ा बहुत सिवियरिटी में जाते हैं। और अबाउट हाफ टू डू एज ऑफ 80, जिनका एज 80 हुआ है इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, 40 के बाद ये जो हार्मोनल चेंजेस है वो थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट पे उस पर ज़्यादा कंप्रेशन नहीं आता, या यूरेथ्रा जो है उसमें यूरिन प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। लेकिन 60 के बाद ये जो है वो थोड़ा सिवियरिटी के ऊपर, मॉडरेट टू सिवियरिटी के ऊपर बीच में रहता है। तो 80 एज के बाद ये जो है वो बहुत सिवियर हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फैमिली हिस्ट्री। हैविंग ब्लड रिलेटिव, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, फादर को है, ब्रदर को है, ऐसे मैन में फैमिली हिस्ट्री की वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो नेक्स्ट कॉज क्या रहेगा, डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज। जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, उनमें भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का जो चांसेस है वो ज़्यादा पाया जाता है। Studies show that diabetes as well as heart disease and use of beta blocker might increase the risk of BPH means prostatic enlargement। जो पेशेंट में बीटा ब्लॉकर जैसे मेडिसिन लिए जाते हैं, जिनको ब्लड जो है उसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत रहती है, ऐसे पेशेंट में और हार्ट का जो रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल बीटा ब्लॉकर जैसे मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, उनमें प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स है या प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट जिसको बोलते हैं, बीपीएच बोलते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज द लाइफस्टाइल। ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ बीपीएच। जिनमें फैटी चेंजेस है, जिनमें फैट है, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, उनमें भी प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, प्रोस्टेटिक ग्लैंड है वो उसमें एनलार्जमेंट हो जाती है। एनलार्जमेंट क्यों हो जाती है, एजिंग की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से और डायबिटीज जैसे जो डिसीजेज रहते हैं इसकी वजह से, और उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं ऐसे पर्सन इनमें, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसकी वजह से प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोस्टेटाइटिस। अभी कौन सा भी इन्फेक्शन रहेगा तो उसको टाइटिस ऐसे हम डिफाइन करते हैं। इट इज द डिसऑर्डर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड यूजुअली एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मीन्स उसमें सूजन आया, इसको हम इन्फ्लेमेशन ऐसा बोलते हैं। प्रोस्टेटाइटिस इज ऑफन पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन। ऑब्वियसली ये जो है वो वहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, वो एनलार्ज हुई, उसको इन्फेक्शन हुआ, पेन हुआ, तो क्या हो जाएगा, यूरिन को डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ऑल्सो पेन इन द ग्रोइंग रीजन, जो आपका थाई है और पेल्विस है इसके बीच का जो एरिया है, और जो पेल्विस रीजन है और जेनाइटल एरिया है, इसमें पेन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज सम बट नॉट ऑल द केसेस ऑफ द प्रोस्टेटाइटिस। अभी ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये कॉमन रहता है, लेकिन सभी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हुआ है ऐसा कंसिडर नहीं किया जाता। प्रोस्टेट ग्लैंड साइज जो है वो वॉलनट जैसी रहती है। कहाँ प्रेजेंट है, वो ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है, और ये जो है वो ट्यूब है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं उसके सराउंडिंग प्रेजेंट है। प्रोस्टेट जो है वो प्रोड्यूस करती है प्रोस्टैटिक जूस, और ये जो प्रोस्टैटिक जूस है वो मिक्स हो जाता है आपके सीमेन में। द प्रोस्टेट एंड अदर सेक्स ग्लैंड प्रोड्यूस अ फ्लूइड दैट ट्रांसफर्ड द स्पर्म ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। जो स्पर्म है उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और इजैकुलेशन के लिए उसको फ्लूइड ट्रांसपोर्ट लगने वाला रहता है, उसका प्रोडक्शन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। यही प्रोस्टेट ग्लैंड आपके जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का भी काम करती है। सिम्टम्स क्या रहेंगे प्रोस्टेटाइटिस के, ऑब्वियसली यूरिन को प्रॉब्लम रहेगा, पेन और बर्निंग सेंसेशन व्हेन द यूरिनेशन, जिसको हम डिसयूरिया ऐसा बोलते हैं। यूरिन बाहर छोड़ने का जो प्रॉब्लम है उसको हम डिसयूरिया ऐसा बोलते हैं। डिफिकल्टी यूरिनेटिंग। अभी ड्रिबलिंग मीन्स क्या, धीरे धीरे ये जो यूरिन है होती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके ये जो है ये यूरिनेशन के प्रॉब्लम रहते हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन
पर्टिकुलरली एट द नाइट। ये जो पेशेंट है इनमें नाइट को, रात को बहुत ज़्यादा टाइम यूरिन को जाना पड़ता है। अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, यूरिन जो है वो अर्जेंटली बाहर फेंकना पड़ता है। क्लाउडी यूरिन रहता है और कभी कभी ये जो पेशेंट्स है इनमें यूरिन में ब्लड आने के भी चांसेस रहते हैं। पेन रहता है ग्रोइंग एब्डोमिनल एरिया में। ऑल्सो ये जो है वो स्क्रोटम और रेक्टम पार्ट में भी पेन रहता है। ऑब्वियसली इसकी वजह से पेनिस और टेस्टिस जो है इसमें डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है। पेनफुल इजैकुलेशन जो है वो आपको प्रोस्टेटाइटिस और जो आपका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है इसकी वजह से हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया यूरिन रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम है और जो आपके सीमेन और इजैकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सब आपको प्रोस्टेटाइटिस की वजह से और जो प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट है इसकी वजह से हो जाते हैं। सो ये जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है इसको हमने क्या बोला था, बीपीएच। अभी ये जो बीपीएच है वो क्या रहता है, बिंग अ प्रोस्टैटिक हाइपोप्लाजिया। इसको क्या बोलते हैं, बिंग अ प्रोस्टैटिक हाइपोप्लाजिया। ये जो है इसको बीपीएच ऐसा भी बोलते हैं और इसको प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट ऐसा बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन कंडीशन एज अ मैन गेट ओल्डर। मैंने अभी आपको बोला जैसे जैसे एज हो जाता है वैसे प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट जो है वो बहुत कॉमन पाया जाता है। और ऐसा जो बीपीएच है इसकी वजह से ब्लॉकेज यूरिन को होना या यूरिन प्रॉपर बाहर नहीं आना, और इट कैन ऑल्सो कॉज द ब्लैडर, यूरिन टैक और द किडनी प्रॉब्लम। अभी किडनी प्रॉब्लम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्लैडर जो है वो किडनी से कनेक्टेड है और ब्लैडर के ऊपर जब प्रेशर आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर है वो आपके यूरेटर थ्रू आपके किडनी के ऊपर भी आएगा। सो किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक के हिसाब से होने वाले हैं जब आपको बीपीएच हो जाएगा और बिंग अ प्रोस्टैटिक हाइपोप्लाजिया हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जो इमेज है इसमें ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है और ये जो है वो आपका नॉर्मल फ्लो है यूरिन का और ये जो है वो यूरेथ्रा है। ये जो आपकी प्रोस्टेट है वो नॉर्मल है, वो एनलार्ज नहीं हुई, उसकी साइज नहीं बढ़ी, इसकी वजह से ये जो यूरिन है वो इजीली पास आउट हो जाता है। लेकिन जब ये प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है या सूजन आ जाती है, तब क्या हो जाता है, ये जो यूरिथ्रा है उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है और कंप्रेशन आने की वजह से ये जो ब्लैडर है उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। ऐसे जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से यूरिनेशन को प्रॉब्लम होना, यूरिन को बर्निंग होना, पेल्विस, ग्रोइंग रीजन और स्क्रोटम ऐसे जो एरियाज है इसमें जो है वो पेन हो जाता है। अल्सो जो इजैकुलेशन रहता है उस टाइम भी ये जो पेशेंट्स है इनमें पेन रहता है। रीजन क्या बोला था हमने, ओल्ड एज होने की वजह से प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट हो जाता है। 60 के बाद ये जो प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट है वो आपको थोड़ा सा समझ में आती है, लेकिन 80 के बाद इसकी सिवेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी ऐसी जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है वो आपको कहाँ पे समझ में आती है, कौन सा टेस्ट में ज़्यादा समझ में आती है, अल्ट्रासाउंड जो है वो जिसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं, ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ऐसा बोलते हैं। ये जो है इसमें क्या होता है कि रेक्टम के एरिया से एक रॉड जो है वो इंसर्ट किया जाता है और ये जो है उसको प्रोब बोलते हैं और यही प्रोब जो है वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के पिक्चर्स क्रिएट करता है। सो अल्ट्रासाउंड, ड्यूरिंग द ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड अ स्मॉल प्रोब अबाउट अ साइज एंड शेप ऑफ सिगार इज इंसर्टेड इन द रेक्टम। मैंने अभी आपको बोला रेक्टम क्या था, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है उसको हमने एनस के ऊपर का पार्ट जिसको हमने रेक्टम बोला था, वैसे एरिया से क्या किया जाता है, एक प्रोब जो है वो इंसर्ट किया जाता है और ये प्रोब क्या करता है, द प्रोब यूज साउंड वेव्स टू क्रिएट द पिक्चर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसके पेट के ऊपर जो प्रोब है वो घुमाया जाता है और आपको जो बच्चा है उसके इमेज क्रिएट हो जाते हैं, वैसे ही आपके रेक्टल पार्ट से एक प्रोब जो है वो इंसर्ट किया जाता है और वो जो प्रोब है वो साउंड वेव्स क्रिएट करता है जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के पिक्चर्स जो है वो क्रिएट करता है। द नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अभी इसको क्या बोलते हैं, ये जो है वो MRI टेक्निक रहती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
In a same situation, doctor may also recommended MRI of prostate to create more detailed picture. भी ये जो सोनोग्राफी है या अल्ट्रासाउंड है उसको कभी कभी कंसिडर नहीं किया जाता, तो कभी कभी तो कुछ कंसल्टेंट जो है वो एमआरआई सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एमआरआई में प्रोस्टेट के जो पिक्चर्स है वो मोर डिटेल में आ जाता है। एमआरआई इमेजेस में हेल्प योर डॉक्टर टू प्लान द प्रोसीजर टू रिमूव द प्रोस्टेट टिश्यू सैंपल। अभी जो एमआरआई के इमेजेस है इसकी वजह से आपके डॉक्टर को ये समझ में आता है कि ये जो है वो प्रोस्टेट कितना बड़ा हुआ है, इसके जो टिश्यूज है जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं वो कहाँ से कलेक्ट करना है, क्यों टिश्यू कलेक्ट करना है, ये जो प्रोस्टेट है उसको कैंसर हुआ है या ये जो प्रोस्टेट है उसको सिर्फ हाइपोप्लाजिया है, मीन्स सिर्फ एनलार्जमेंट है या एक कौन सा लीजन है उसमें, ऐसा देखने के लिए इसके जो टिश्यूज है उसका सैंपल लेना जरूरी रहता है। सो मैंने क्या बोला, जो कलेक्ट करते हैं प्रोस्टेट का सैंपल उसको बायोप्सी ऐसे बोलते हैं। कलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू to determine whether there are cancerous cell in prostate, your doctor may recommended a procedure to collect a sample of cell from your prostate। मैंने अभी आपको बोला कि ये जो प्रोस्टेट है वो आपका नॉर्मल है, मीन्स उसमें सेल्स जो है वो कैंसर के प्रेजेंट है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको प्रोस्टेट बायोप्सी जो है वो करना पड़ता है। प्रोस्टेट बायोप्सी मीन्स आपके प्रोस्टेट से टिश्यू लिए जाते हैं और उसका जो डिटेक्शन है वो किया जाता है। Prostate biopsy is often done by using a thin needle that's inserted into the prostate to collect the tissue। आपके प्रोस्टेट के वहाँ एक छोटी सी निडल जो है वो इंसर्ट की जाती है और इसका जो कलेक्शन है वो किया जाता है। The tissue sample is analyzed in lab to determine whether cancer cells are present or not। मैंने अभी आपको बोला कि कैंसर है या नहीं, कैंसर रहेगा तो पूरा आपका जो प्रोस्टेट है वो पूरा निकाला जाएगा, उसकी कुछ ज़रूरत अभी नहीं रहेगी, क्योंकि कैंसर क्या करता है एक जगह जो है वो दूसरी जगह पे स्प्रेड करने का काम करता है। ऐसा जो कैंसर है वो रहेगा तो आपकी प्रोस्टेट जो है उसको प्रॉपर रिमूव करना पड़ता है। सो आपको बीपीएच और जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है वो समझ में आया। प्रोस्टेट एक ग्लैंड रहती है और उसका एनलार्जमेंट होने की वजह से ब्लैडर पे, यूरिनरी ट्रैक पे और किडनी पे प्रेशर आने के चांसेस रहते हैं। प्रोस्टेट जो है उसकी बायोप्सी भी की जाती है। जब ये प्रोस्टेट बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको बायोप्सी के लिए टेस्ट के लिए दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड जैसे जो टेस्ट है उसका यूज़ करके प्रोस्टेट जो है उसका विजुअलाइजेशन किया जाता है। एमआरआई में भी ये जो प्रोस्टेट है उसको देखा जाता है कि कौन सी जो टिश्यूज़ है वो ज़्यादा एनलार्ज हुए और ये जो है उसको बायोप्सी भी किया जाता है, जिससे ये समझ में आता है आपका जो प्रोस्टेट है उसको कैंसर हुआ है या नहीं। तो प्रोस्टेट के नीचे यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है उसको हम समाइनल वेसिकल बोलते हैं और ये जो है वो भी सीमेन का प्रोडक्शन करते हैं। सीमेन मीन्स क्या रहता है, आपका जो स्पर्म है उसको मोबिलिटी और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रुक्टोज की ज़रूरत रहती है। ऐसा जो फ्रुक्टोज है उसका सिक्रीशन ये जो ग्लैंड है वो करती है, उसको हम समाइनल वेसिकल बोलते हैं। यहाँ से ये समाइनल वेसिकल का डक्ट रहता है और ये जो है वो आपके यूरेथ्रा में एंटर हो जाता है। ऐसा जो ये समाइनल वेसिकल का ग्लैंड है वो अराउंड 5 सेंटीमीटर इतना लंबा रहता है। लेकिन कभी कभी ये जो समाइनल वेसिकल है इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं या ये जो समाइनल वेसिकल है उसके ऊपर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट फॉर्मेशन मीन्स ए पानी के बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो समाइनल वेसिकल पे फॉर्म हो जाते हैं। ऐसे जो समाइनल वेसिकल पे पानी के सिस्ट फॉर्म हुए तो ये जो समाइनल वेसिकल है वो खराब हो जाता है और वो समाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन नहीं करता। समाइनल फ्लूइड आपके स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ऐसे स्पर्म जो है वो मैच्योर नहीं हुए तो आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा है वो आपके समाइनल वेसिकल का स्ट्रक्चर है। समाइनल वेसिकल, एम्पुला ऑफ डक्टस ये जो है वो कंबाइन होके उसका इजैकुलरी डक्ट फॉर्म करते हैं। जो इजैकुलरी डक्ट आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करता है। जो एम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंस है वो आपके वासा डिफरेंस से आ जाता है, जहाँ से आप स्पर्म जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये जो समाइनल वेसिकल है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाता है। समाइनल वेसिकल में कभी कभी स्टोन हो जाते हैं, इसमें इन्फेक्शन आ जाता है,
मैंने जैसा बोला कि सिस्ट और फ्लूइड के जो है वो गांठ उस पे तैयार हो जाते हैं और जो ट्यूमर फॉर्मेशन है वो भी उसमें हो जाता है। समाइनल वेसिकल में जो स्टोन है वो कहाँ से फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि समाइनल वेसिकल समाइनल फ्लूइड वो फॉर्म करता है और ऐसा समाइनल वेसिकल का फ्लूइड सर्कुलेट नहीं होने की वजह से वहां पे समाइनल वेसिकल स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। देन सेकंड इज द इन्फेक्शन। दिस हैपन मोर ऑफन इन द प्लेस वेयर द ट्यूबरकुलोसिस। अभी ये जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में और अदर जो इन्फेक्शन रहते हैं समाइनल वेसिकल के, उनमें जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। जिनको ट्यूबरकुलोसिस है ऐसे पेशेंट में समाइनल वेसिकल में डिफॉर्मिटी या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, उसको वैस्कुलाइटिस ऐसा भी बोला जाता है। देन सिस्ट, मैंने अभी आपको बोला कि जो फ्लूइड के सिस्ट रहते हैं वैसे जो सिस्ट आपके समाइनल वेसिकल में आए तो वो जो है उसको समाइनल सिस्ट ऐसा बोलते हैं। सम ट्यूमर ऑन द वेसिकल आर स्टार्टेड इन द प्लेस इन योर बॉडी लाइक द कोलन एंड प्रोस्टेट। जैसे आपके कोलन के ऊपर कैंसर हुआ था, जैसे हमने प्रोस्टेट के ऊपर कैंसर हुआ ऐसा देखा, वैसे ही ट्यूमर जो है वो आपके समाइनल वेसिकल पे भी आने के चांसेस रहते हैं। देन जेनाइटल डिसीजेस यू आर बॉर्न विथ। जो डिसीज आपके जन्म से ही लेके आते हैं उसको हम कंजेनाइटल डिसीज बोलते हैं। दिस इंक्लूड द समाइनल वेसिकल एजेंसीज। अभी दिस इंक्लूड द समाइनल वेसिकल एजेनेसिस। अभी ये जो है उसमें क्या हो जाता है, आपके जो समाइनल वेसिकल है वो दोनों मिसिंग रहते हैं या स्मॉलर रहते हैं आपके नॉर्मल साइज से, उसको हम कंजेनाइटल समाइनल वेसिकल डिसीज बोलते हैं। एजेनेसिस में क्या रहता है, एक तो आपका नॉर्मल जो है वो समाइनल वेसिकल हमने देखा था, ये जो समाइनल वेसिकल है वो ब्लैडर के बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। ये सीमेन का प्रोडक्शन करता है। सीमेन जो आपके स्पर्म को नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। 70% ऑफ सीमेन जो है वो आपके समाइनल वेसिकल फॉर्म करता है। नॉर्मल साइज ये जो समाइनल वेसिकल की है वो 5 सेंटीमीटर रहती है। तो जो एजेनेसिस है उसमें समाइनल वेसिकल जो है वो 2 सेंटीमीटर के रहेंगे। कभी कभी ये बहुत छोटे रहते हैं तो कभी कभी ये जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसा जो कंजेनाइटल डिसीज है जो आप आपके जन्म से ही लेके आते हैं ड्यू टू द आपके जो जेनेटिक चेंजेस है इसकी वजह से, उसको हम कंजेनाइटल डिसीज ऐसा बोलते हैं। देन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज और ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से भी आपको समाइनल वेसिकल के जो प्रॉब्लम्स है वो हो जाने के चांसेस रहते हैं। अभी ऐसा जो समाइनल वेसिकल के प्रॉब्लम हुए तो क्या हो जाएगा, यूरिन पे ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि समाइनल वेसिकल थोड़ा बहुत आपके यूरिन के डिफिकल्टी में इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसका जो मेन कॉज रहेगा वो इनफर्टिलिटी रहेगा। इनफर्टिलिटी क्यों हो जाएगा, जो स्पर्म आए हैं वहां उनको खाना ही नहीं मिला तो क्या हो जाता है, ये स्पर्म जो है वो डाई हो जाते हैं और डाई होने की वजह से ये जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। देन हिमेटोस्पर्मेजिया। अभी ये जो हिमेटोस्पर्मेजिया है उसमें क्या हो जाता है, आपके जो सीमेन है उसमें ब्लड आ जाता है और इसकी वजह से सीमेन प्रॉपर वर्क नहीं करता। पेन इन द एरिया एंड पेन वाइल द इजैकुलेशन। ये जो एरिया है आपके पेट का, पेल्विस का, वो इजैकुलेशन के टाइम में पेन क्रिएट करता है। ऑल्सो नॉर्मली भी ये जो पेल्विस रीजन है उसमें पेन होता है। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, आपकी जो यूरिनेशन है उसमें डिफिकल्टी आने के चांसेस भी रहते हैं। लोअर सीमेन वॉल्यूम। अभी ये जो समाइनल वेसिकल है वो 5 सेंटीमीटर का है और कभी कभी ये 2 सेंटीमीटर का रहेगा। तो जो 2 सेंटीमीटर का समाइनल वेसिकल है वो कम सीमेन का प्रोडक्शन करेगा और कम सीमेन का प्रोडक्शन जो है वो लोअर सीमेन वॉल्यूम जो है वो डिटेक्ट करता है। तो अभी आपको समझ में आया समाइनल वेसिकल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनफर्टिलिटी कॉज होती है, पेन होता है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और समाइनल फ्लूइड जो है वो भी कम सिक्रेट हो जाता है। ये जो दिख रहे हैं वो आपके समाइनल वेसिकल है। ए जो है वो आपका बिग समाइनल वेसिकल मीन्स नॉर्मल समाइनल वेसिकल है। तो यहाँ पे ये जो छोटा है वो आपका बी है, ये स्मॉलर हो गया है। इसके पैरेलल एक जो ट्यूब है उसको हम एम्पुलॉप डक्टस वासा डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ से ही स्पर्म जो है वो आ जाते हैं। तो समाइनल वेसिकल यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो है वो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट जो है वो होने की वजह से यूरिन के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द एपिडाइडाइमेटिस। अभी ये जो एपिडाइडाइमेटिस है वो क्या है, आपके जो टेस्टिस है
ये जो हमने टेस्टिस देखे थे जो स्पर्म का प्रोडक्शन करते, उसके ऊपर ये जो कैप है उसको हमने एपिडाइडमिस बोला था। और इसको जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको एपिडाइडमाइटिस ऐसा बोलते हैं। अभी ये जो आपका एपिडाइडमिस है उसमें क्या किया जाता है, ये जो स्पर्म आपके टेस्टिस ने रिलीज किए है उसको मैच्योर करने का काम और स्लाइटली मोबिलिटी देने का काम ये जो आपका एपिडाइडमिस है वो करता है। और ऐसा जो एपिडाइडमिस को इन्फेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जो स्पर्म है उसको मैच्योरिटी ही नहीं मिलेगा। सो क्या रहता है एपिडाइडमाइटिस, इसको इन्फेक्शन हुआ उसको हम टाइटिस ऐसा बोलते हैं। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडाइडमिस इज कॉल्ड एज एपिडाइडमाइटिस। अभी ये जो है वो क्या है, आपके जो टेस्टिस है उसके बैक में प्रेजेंट रहती है उसको हम एपिडाइडमिस ऐसा बोलते हैं। द एपिडाइडमिस स्टोर एंड कैरी द स्पर्म। मैंने अभी आपको बोला टेस्टिस क्या करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, और ऐसे जो स्पर्म है उसको स्टोर और कैरी करने का काम कौन करता है, एपिडाइडमिस करता है। मेल ऑफ एनी एज कैन गेट द एपिडाइडमिस। अभी ये जो कौन से भी एज में मेल को एपिडाइडमिटिस हो जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे नहीं कि ये जो है वो फिक्स आपके बर्थ के टाइम ही हो जाएगा, या ऐसा नहीं है कि ये जो इन्फेक्शन है वो आपको ओल्ड एज में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो है वो कौन से भी एज में आपको एपिडाइडमिटिस हो जाता है। ऐसा जो इन्फेक्शन है इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन है वो कॉज होता है आपको बैक्टीरिया की वजह से, इंक्लूडिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड क्लाइमेडिया। अभी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसे जो एपिडाइडमाइटिस हो जाने के चांसेस रहते हैं। समटाइम टेस्टिकल अल्सो इन्फ्लेम। इसके वजह से कभी कभी आपके जो टेस्टिस है उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो बैक्टीरिया की वजह से और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से आपको एपिडाइडमाइटिस हो जाता है। सो क्रोनिक एपिडाइडमाइटिस इट इज लास्ट लॉन्गर दैन 6 वीक और दैट happen over and over again is considered as a chronic। बहुत बार बार हो रहा है और आपको 6 वीक से भी ज़्यादा ये इन्फेक्शन है, उसको हम क्रोनिक एपिडाइडमिस ऐसा बोलते हैं। सिम्टम ऑफ क्रोनिक एपिडाइडमिस इज माइल्डली कम इन द स्लोली। अभी ये जो एपिडाइडमिस है वो धीरे धीरे हो रहा है तो इसके जो सिम्टम्स है वो स्लोली क्रिएट होते हैं। समटाइम द कॉज ऑफ क्रोनिक एपिडाइडमिस इज नॉट एबल टू फाउंड। ये जो क्रोनिक एपिडाइडमिस है इसका जो कॉज है वो बहुत बार समझ में भी नहीं आता। सो इसमें जो है वो क्या हो जाता है, डोंट इग्नोर द स्क्रोटल पेन और स्वेलिंग। आपकी जो स्क्रोटल बैक है उसको स्वेलिंग आ जाता है, पेन हो जाता है, सो ये जो है वो आपके एपिडाइडमिस के चांसेस रहते हैं। दिस कैन बी कॉज द नंबर ऑफ कंडीशन, सम ऑफ देम नीड टू राइट अवे टू अवॉइड द परमानेंट डैमेज। ये जो स्क्रोटम बैग है उसको स्वेलिंग आने की वजह से एपिडाइडमिस हो सकता है, या उसमें आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। If you have the severe pain in the scrotum, seek a emergency treatment. If you have discharge from the penis and pain when you have passed the urine, see a healthcare provider। अभी ऐसा जो इन्फेक्शन हुआ या पेनिस से क्या हो जाएगा, पस जनरेट हो जाएगा या डिस्चार्ज आएगा, और ऐसा जो एपिडाइडमाइटिस है उसकी वजह से आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। सो हमने कॉजेस क्या देखे, ये जो गोनोरिया है या क्लाइमेडिया है इसकी वजह से जो है वो यंग और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक्टिव मेल में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अदर इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक और प्रोस्टेट इन्फेक्शन माइट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड साइट ऑफ एपिडाइडमिस। Also, the viral infections such as mumps viral also result in the epididymis। बहुत सारे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको एपिडाइडमाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। यूरिन इन द एपिडाइडमिस। अभी ये जो आपका यूरिन है वो एपिडाइडमिस में कैसे आ जाता है, दिस कंडीशन occur when urine backflow into the epididymis cause the chronic irritation and it may result the heavy lifting और straining। अभी ऐसा जो एपिडाइडमिस है वो तो स्टोर करता है स्पर्म को, लेकिन कभी कभी ब्लॉकेज हुआ आपका यूरेथ्रा तो क्या हो जाता है, ये ही पाथवे है आपका यूरिन का। सो इसमें जो है वो आपके एपिडाइडमिस में यूरिन आने के चांसेस रहते हैं और इसकी वजह से आपका जो एपिडाइडमिस है वो खराब हो जाता है। देन ट्रॉमा। ये जो ट्रॉमा है ग्रोइंग रीजन को इंजुरी होने की वजह से आपको जो है वो
इपिडाइडमिस हो जाता है। देन ट्यूबरकुलोसिस, जैसे हमने देखा कि सेमाइनल वेसिकल को भी ट्यूबरकुलोसिस किसी भी रीजन को रहेगा तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हो जाएगा। वैसे ही रेयरली जो है वो इपिडाइडमिस में भी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो यहाँ पे एक जो है वो आपका डायडेमिस नॉर्मल है, तो एक साइड जो है वो इन्फ्लेम हुआ है, इरिटेशन हुआ है और स्वेलिंग भी आया है। सो एपिडाइडेमिस आपको समझ में आया। आपके टेस्टिस के बैक साइड में एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम एपिडाइडेमिस बोलते हैं। वो जो है वो स्पर्म को स्टोर करने का और कैरी करने का काम करता है। तो कैसे आपकी आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रख सकते हैं और फंक्शनिंग रख सकते हैं। स्टॉप स्मोकिंग और जो टोबैको जैसे प्रोडक्ट है वो आप यूज़ करना छोड़ना चाहिए। आपको हेल्दी हैबिट जो है वो रहनी चाहिए, हेल्दी डाइट आपका रहना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा वो अपने पानी पीना चाहिए। रीचिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्दी वेट, आपका जो वेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। और प्रैक्टिसिंग अ सेफ सेक्स जो है वो आपका सेफली होना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है वो भी आपको नहीं होना चाहिए। जो स्लीप है वो भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आया, आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सो अभी आपको समझ में आया जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने जो है वो टेस्टिस के जो डिसऑर्डर रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्पर्मेटिड कॉर्ड के डिसऑर्डर क्या रहते हैं इसके बारे में हमने, और स्क्रोटम बैग है उसमें जो है हाइड्रोसिल क्या रहता है इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। अभी के लेक्चर में हमने जो है वो सेमाइनल वेसिकल क्या रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रहता है, इसकी इन्फेक्शन हुआ तो क्या रहती है, इसके डिसऑर्डर क्या रहते हैं इसके बारे में देखा है। ऑल्सो जो एपिडाइडेमिस रहता है उसको इन्फेक्शन हुआ तो क्या रहेगा, और नॉर्मल जो आपको हेल्दी आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखनी होगी तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to like, share and subscribe.